स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का थर्ड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। ये यूनिट दोस्तों आपके 3 नंबर का है और यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस यूनिट का दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय है कि एक बालक या व्यक्ति का अन्य से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विभिन्नताओं का भिन्नता से है। यानी कि दो बच्चों के बीच में शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक अगर अंतर रहता है तब फिर वो विभिन्नताओं के अंतर्गत गिना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। प्रमुख क्षेत्र में देखिए आपको यहाँ पर शारीरिक विभिन्नताएं, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है दोस्तों अभिरुचियों में भिन्नता, चौथा है संवेगात्मक अभिरुचि में भिन्नता, पांचवा है सीखने की क्षमता में भिन्नता, छठा है शारीरिक क्रियाशीलता में विभिन्नताएं और सातवां है विशिष्ट योग्यता में भिन्नता। इस तरह से दोस्तों 7 प्रमुख क्षेत्र हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, जो कि आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके देखिए इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है, किन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो पहला देखिए आनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है संस्कृति, चौथा है जातीय परंपरा, पांचवा है सामाजिक आर्थिक स्तर, छठा है शिक्षा और सातवां है लिंग भेद का प्रभाव, आठवां है आयु का प्रभाव। इस तरह से दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य वाले पेपर में दोस्तों आपके 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के इस तरह से छोटे प्रश्न आएंगे, तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए कंप्लीट वीडियो देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके टॉपिक होने वाला है शारीरिक क्षमता का। तो देखिए क्षमता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शारीरिक क्षमता या दक्षता एक अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे जीवन का आधार है। मानव शरीर में शारीरिक क्षमताएं या योग्यताएं उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक इंजन के लिए ईंधन होता है। इंजन में अगर ईंधन उच्च क्वालिटी का होगा तो सारा कुछ सिस्टम सही चलेगा। अच्छी एवरेज आप जैसे कह सकते हैं कि इंजन अच्छा एवरेज देगा, अच्छी तरह से चलेगा, उसका सारे सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। तो हमारे शरीर में भी अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक काम करेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के घटकों पर आधारित होती है, जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती है। अतः शारीरिक क्षमता के घटक निम्न प्रकार से है। तो शारीरिक क्षमता के घटकों को देख लेते हैं। पहला घटक है ताकत, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है लचीलापन, चौथा है समन्वयता चपलता और पांचवा है गति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अगर परीक्षा में पूछे तो आपको इसी तरह से डायग्राम बना के लिखना है, जिससे थोड़ा सा काम आपका अट्रैक्टिव लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुविधाजनक बनाने के उपाय। तो देखिए प्रत्येक विद्यालय का भौतिक परिवेश उस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक तथा मानसिक जरूरतों के आधार पर सुविधाजनक बनाया जाए तो वह ज़्यादा परिणामदायक होगा। प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और वहाँ का बालक भी उसी सामाजिक परिवेश में रहकर सीखना चाहता है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र या समाज के लोगों की शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होती है। उसी क्षमता के अनुसार उन्हें शारीरिक गतिविधियों या खेल की ओर ले जाना लाभदायक रहेगा। और दोस्तों ग्रामीण बालकों व शहरी बालकों का खेल के प्रति अलग अलग रुझान होता है। उनके अनुसार वहाँ की ज़रूरत के अनुसार खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व क्या होता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। द्वंद्व वह क्रियाएं हैं जो दो व्यक्तियों द्वारा आपस में शक्ति या जोर आजमाइश लगा करके की जाती है, तो उसे द्वंद्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी संदर्भ में खेल एवं व्यायाम। तो देखिए कुछ खेलों के बारे में जानेंगे और खेलों के जो उद्देश्य हैं वो भी जानेंगे, खेलों से बेनिफिट क्या है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खेल एवं व्यायाम का शिक्षण एवं स्वरूप इस प्रकार से हो जो हर प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होना चाहिए। नीचे इसी प्रकार की गतिविधियाँ व खेल दिए जा रहे हैं जिन्हें करने में सभी विद्यार्थी सक्षम होंगे और सभी को यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला खेल है हाथों से धकेलना। तो देखिए दोस्तों इस नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि 2 कैंडिडेट रहते हैं, दोनों आपस में अपने आप को हाथों से धकेलते हैं। जिससे देखिए थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर, और चित्र आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपस में 2 कैंडिडेट के द्वारा आपस में अपने आप को धकेला जा रहा है। मांसपेशियों में जो तालमेल हो रहा है उससे दोस्तों मांसपेशियां मजबूत हो रही है, और दोस्तों इसके साथ में देखिए हाथों की शक्ति विकसित हो रही है और मांसपेशियों में तालमेल विकसित होता जा रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है हाथ से खींचना। तो इस तरह से देखिए कुर्सी की तरह आपको अवस्था बना करके इस तरह से बैठना है, दोनों हाथों को फंसाना है और फिर दोस्तों इस तरह का व्यायाम करना है। यह व्यायाम पैरों, जांघ एवं हाथों की शक्ति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यायाम है।
और इसके बाद दोस्तों अगला है कमर पकड़ो। तो देखिए कमर पकड़ो खेल में आपको क्या करना होता है, एक व्रत बनाना होता है। व्रत बना करके दोस्तों 2 कैंडिडेट इसमें एक दूसरे की कमर पकड़ते रहते हैं और ध्यान रखना होता है कि कोई गोले से बाहर ना जाए। गोले से जो भी बाहर जाएगा वो आउट हो जाएगा और छोटा-सा गोला बनाया जाता है। तो उसमें देखिए ये खेल खेला जाता है। इससे बेनिफिट क्या रहता है, सहन शक्ति विकसित होती है, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों के बीच समन्वय होता है, लचीलापन बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे खेलों के बारे में दोस्तों आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेनी है, उद्देश्य वगैरह, खेल की विधि वगैरह के बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान से इन्हें देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके देखिए कंधे से धकेलना। तो इसी तरह से सेम पीछे हमने जो खेला था, उसी तरह से एक गोला बनाना है और एक टाँग के बल आपको दोनों को यहाँ पर देखिए खड़ा होना है, अगर 2 कैंडिडेट खेल रहे हैं तो, और एक दूसरे को कंधे से आपको धकेलना होता है और ध्यान रखना होता है कि गोले से बाहर जो भी जाएगा, तो वो आउट हो जाएगा। इस तरह से का एक खेल है। इससे बेनिफिट क्या रहता है, तो टाँगों की शक्ति विकसित होती है, सहन शक्ति विकसित होती है और मांसपेशियों में समन्वय होता है। ये दोस्तों आप वीडियो को पॉज़ करके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेना, कोई ज़्यादा ख़ास बातें नहीं हैं। लैंग्वेज में अगर आप पूछेंगे तो आप आसानी से इसकी लैंग्वेज लिख पाएँगे, कोई ख़ास ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ वाला मामला नहीं है, आप आसानी से कर पाएँगे। आगे देखिए दोस्तों मनोरंजनात्मक खेलों के बारे में जानते हैं। तो ऐसे खेल जिनके नियम व मैदान का परिमाप स्थिर नहीं होता है, अपनी सुविधा या साधनों के अनुसार उनके नियमों व मैदान को निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला खेल है राम रावण का। इसमें दोस्तों कक्षा को 2 टीमों में बाँटा जाता है। एक टीम को राम और दूसरी टीम को रावण कहा जाता है और दोनों टीमों को दोस्तों आमने-सामने खड़ा करते हैं 1 से 2 मीटर की दूरी पर और जस्ट उनके पीछे 5 मीटर दूरी पर दोस्तों एक लाइन खींच दी जाती है और शिक्षक दोस्तों साइड में खड़ा होकर के निर्देश देता है एक टीम को और फिर वो टीम जो है दोस्तों पीछे जो 5 मीटर वाली रेखा है उसको पार करने के लिए भागती है और दूसरी जो ये टीम है यहाँ पर ये इसको रोकने के लिए भागती है। जो दोस्तों टीम जितने कैंडिडेट्स को रोक लेते हैं वो आउट हो जाते हैं और जो पार कर लेते हैं वो बच जाते हैं। इस तरह से फिर कंटिन्यू ये चलता रहता है। इस तरह का ये खेल है, आप लैंग्वेज में इसे आसानी से लिख पाएँगे। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी, टीम भावना विकसित होगी, शारीरिक क्षमता के घटक गति व चपलता को विकसित करना होगा और प्रतिक्रियात्मक समय के गुण को विकसित करना है। इनके उद्देश्य आपको जान लेने हैं। सभी खेलों के उद्देश्य तो कम से कम आपको ध्यान ही रखने हैं और थोड़ी-थोड़ी दोस्तों विधियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका खेल है यहाँ पर देखिए खड़ी खो। खड़ी खो में देखिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं 2 टीमें होती हैं, 2 वृत्त बना करके खड़ी रहती हैं और यहाँ पर बीच में 2 कैंडिडेट जो हैं एक दूसरे को पकड़ते हुए आगे भागते हैं और फिर खो बोल करके दूसरे कैंडिडेट को भागना पड़ता है वहाँ पर। इस तरह से का खेल है ये। आप वीडियो को पॉज़ करके देख लेना। इसके उद्देश्य दोस्तों हम देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, गति व चपलता का विकास होता है, प्रतिक्रियात्मक योग्यता का विकास होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप इसको कंप्लीट पढ़ लेना, कोई ज़्यादा ख़ास बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए एक फूल दो माली। तो यह एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है जिसमें 2 बालकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसके उद्देश्य पहले जान लेते हैं। तो शारीरिक क्षमता के घटक गति, चपलता, समन्वयता को विकसित करना, छात्रों में खेल भावना का विकास करना, एकाग्रता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को अपनी प्रतिभा कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करना। इस तरह से इसके उद्देश्य हैं। आगे देखिए इसकी विधि के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 टीम यहाँ पर खड़ी है आमने-सामने और इनके बीच में एक वृत्त बना करके यहाँ पर दोस्तों रुमाल डाल दिया जाता है और दोनों टीमें दोस्तों आपस में रुमाल उठाने के लिए भागती है। जो टीम रुमाल को उठा करके भाग जाती है वो जीत जाती है। इस तरह का ये खेल है और जो हाथ लगा देते हैं फिर आउट हो जाते हैं। थोड़ा-सा कबड्डी टाइप सा खेल है ये खड़ी खो। आपको देखिए अगला खेल है गोठा भार। तो सभी विद्यार्थी एक वृत्त में बैठते हैं। एक विद्यार्थी वृत्त के बाहर अपने हाथ में गोठा लिए हुए घूमता रहता है और यहाँ पर देखिए जिसके पीछे वो गोठा रख देगा और अगर आपको ध्यान नहीं पड़ता है और वो घूम करके इधर से आ जाएगा तो फिर आप आउट हो जाओगे और फिर ये आपकी जगह बैठ जाएगा और आप फिर भागना शुरू कर दोगे। तो इस तरह का दोस्तों ये खेल है और इसके उद्देश्य देखिए गति व स्फूर्ति विकसित होती है, चपलता व चतुराई का विकास होता है। ये इसके उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला आपका यहाँ पर खेल है समूह बनाना। तो देखिए विद्यार्थी बोले गए संख्या के अनुसार समूह बनाते हैं, जो कि दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं। टीचर बीच में खड़ी है और आसपास जो बच्चे हैं वो वर्ताकार होकर के यहाँ पर राउंड में यहाँ पर टीम बनाए हुए हैं। प्रतिक्रियात्मक योग्यता को विकसित करना इसका पहला उद्देश्य है और सहयोग की प्रवृत्ति विकसित करना दूसरा उद्देश्य, खेल खेल में मनोरंजन करना तीसरा उद्देश्य। ये उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। खेल विधि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 10 मीटर के अर्ध व्यास में बने गोले के बाहर खड़ा कर देते हैं और आदेश देने वाला विद्यार्थी या शिक्षक गोले के मध्य में खड़े हो जाएंगे। खेल प्रारंभ होने पर सभी छात्र गोले के बाहर दौड़ते रहेंगे। 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद आदेश देने वाला एक नंबर बोलेंगे तो 4
और जो सभी विद्यार्थी बोली गई संख्या का एक समूह बनाएंगे, अर्थात 4-4 के समूह में खड़े हो जाएंगे। जो विद्यार्थी 4 विद्यार्थियों का समूह नहीं बना पाएगा वो आउट माना जाएगा, उसको गोले के मध्य में बैठा दिया जाएगा, वह पुनः खेल शुरू हो जाएगा और बोली गई संख्या अनुसार समूह बनाए जाएंगे। तो इस तरह का दोस्तों ये खेल है, आपने आसानी से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला खेल है सतोलिया। सतोलिया देखिए, इसे 7 की संख्या वाला खेल भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि 7 की संख्या वाला खेल किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देंगे 4 आपको, और इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। सतोलिया 7 की संख्या के कारण ही इसका नाम सतोलिया रखा गया है। इस खेल में 2 दल होते हैं, प्रत्येक दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं तथा मुकाबला भी 7 अंकों का ही होता है। उद्देश्य पहले जान लेते हैं। तो देखिए, प्रतिक्रियात्मक योग्यता का विकास होता है, गति क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की योग्यता का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए खेल की विधि थोड़ी सी जान लेते हैं। खेल आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा। सतोलिया के बारे में आपको सब जानकारी है कि 7 जो काठियां होती हैं पत्थर की, उनको ऊपर नीचे रख करके जो कपड़े की गेंद से मार करके खेला जाता है। इस तरह की जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत है जिनको आती है तो वो इसे पढ़ लेना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सत्ताली देखिए, इसमें देखिए यह समूह में खेले जाने वाला खेल है। इसमें एक खिलाड़ी खेल के नियमों के अनुसार अन्य खिलाड़ियों को पकड़ने का प्रयास करता है। उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए, गति क्षमता का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। इसमें देखिए किसी खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा खेल बताइए जिसमें खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और फिर दोस्तों उसमें एक 47 भी होगा तो आपको 47 टिक करना है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न आपके ऑप्शनल प्रश्न चुने जाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कम से कम 7 खिलाड़ी होने चाहिए। अधिकतम के लिए कोई नियम नहीं है। स्थान के लिए भी दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा होना चाहिए जिस पर बच्चे जो हैं आसानी से भाग दौड़ सकें, ऊँचा नीचा कैसा भी चल जाएगा। और इस खेल में पक्ष विपक्ष जैसे 2 दलों का बंटवारा भी नहीं होता है। सभी खिलाड़ियों को दाव के लिए चुना जाता है। तो इस तरह से ये खेल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके देखिए खेल है चकमा बॉल में। देखिए, यह प्रतिस्पर्धात्मक 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए, टीम भावना व सहयोग की भावना का विकास होता है, चपलता व स्फूर्ति के गुण का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और अब दोस्तों इसकी खेल विधि जान लेते हैं। तो देखिए, कक्षा को 2 बराबर भागों में बांट करके उपलब्ध मैदान के अनुसार 5-7 मीटर त्रिज्या का एक गोला बना करके एक दल गोले के अंदर खड़ा रहेगा और दूसरा दल गोले के बाहर चारों तरफ खड़ा रहेगा। एक फुटबॉल को बाहर खड़े दल को देकर के यह कहें कि अंदर खड़े खिलाड़ी के घुटने के नीचे बॉल को मारना है। अगर घुटने के नीचे बॉल लग जाती है तो वह आउट हो जाएगा, और अगर नहीं लगती है तो फिर नहीं होगा। तो इस तरह से ये खेल है। 20, 15, 10, 5 मिनट निश्चित करेंगे। निश्चित समय में शेष बचे खिलाड़ी उस दल के अंक माने जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरे दल द्वारा दोहराई जाएगी और इस आधार पर विजेता दल घोषित किया जाएगा। अगला खेल है दोस्तों पूंछ पकड़ो। इसमें देखिए, यह 10-15 विद्यार्थियों के समूह में खेला जाने वाला खेल है। उद्देश्य जान लेते हैं। शरीर में चपलता का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना, सहन शक्ति का विकास करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल विधि जानते हैं। तो इस तरह से लाइन बना करके खड़े रहते हैं 10-15 विद्यार्थी, और दोस्तों कमर को पकड़ करके रेल बनाते हुए खड़े रहते हैं। पंक्ति के सबसे अंतिम विद्यार्थी को पूंछ माना जाता है। पंक्ति के सामने एक विद्यार्थी उस पंक्ति के विद्यार्थियों की ओर मुंह करके खड़ा होता है तथा दौड़ करके पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास के दौरान पंक्ति का सबसे आगे वाला खिलाड़ी पूंछ पकड़ने वाले खिलाड़ी को पीछे की ओर जाने से रोकने का प्रयास करता है। यदि पकड़ने वाला खिलाड़ी पूंछ को छू देता है तो पूंछ बना विद्यार्थी सामने आकर के पकड़ने वाला विद्यार्थी बनेगा, तथा इसी प्रकार यह खेल चलता रहेगा। इसी क्रम में दोस्तों अगला खेल है शेर और बकरी का। देखिए, इस खेल में एक विद्यार्थी को शेर तथा एक को बकरी का नाम दिया जाता है तथा अन्य विद्यार्थी एक वृत्त में हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। इस तरह का ये खेल है। उद्देश्य देखिए, सहयोग की भावना विकसित होती है, कमजोर की सहायता करने की भावना का विकास होता है, बलशाली से मिलकर लड़ने की भावना विकसित होती है। अब दोस्तों इस खेल की विधि जान लेते हैं। तो इस खेल में सभी विद्यार्थी एक वृत्त में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े रहेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। 2 खिलाड़ियों को बाहर बुला करके एक को शेर व दूसरे को बकरी का नाम दिया जाता है। बकरी बने खिलाड़ी को वृत्त के अंदर खड़ा करते हैं, व शेर वृत्त के बाहर रहता है। शेर बकरी को पकड़ने और खाने का प्रयास करता है। वृत्त में हाथ पकड़े सभी खिलाड़ी बकरी को शेर से बचाने का प्रयास करते हैं।
व्रत में खड़े खिलाड़ी शेर को व्रत में अंदर बाहर आने जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। बकरी को व्रत के अंदर बाहर आने जाने की छूट रहती है। इस तरह का ये खेल है जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी खेलों के बारे में जानकारी रखनी है। एक बात आपने नोटिस करी होगी कि सभी खेलों के उद्देश्य एक जैसे हैं, तो आपको एक खेल का उद्देश्य याद करके सभी आपको कोई भी खेल पूछे उसमें आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है और दोस्तों थोड़ी थोड़ी विधि के बारे में जानकारी रखनी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।